हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 फॉर क्लास 10th हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिएशन की तरफ जाना शुरू कर दिया था, मतलब हमने इवोल्यूशन डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। बीटल में हमने इवोल्यूशन अपना डिस्कस कर लिया था कि कैसे जो है एक ही जगह पे बीटल थे और वो जो है बुश पे रह रहे थे बीटल, जो रेड कलर के बीटल थे, और उनके ऊपर क्रो जो है फीड कर रहा था। और बाद में फिर क्या हुआ है कि जेनेटिक चेंज हुआ है और एक बीटल ग्रीन कलर का हो गया है, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। दूसरा केस हमने क्या देखा था कि एलिफेंट फुट रखा गया कि ब्लू कलर का बीटल आ गया है उसमें जेनेटिक चेंजेस की वजह से। और फिर क्या हुआ है, बाय चांस कुछ ऐसा हुआ है कि एलिफेंट फुट ने जो है रेड वाला जो बीटल है उसकी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया और फिर ब्लू वाला वहां पे फ्लोरिश कर गया। और जो तीसरा केस था जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि तीसरे केस में ये हुआ था कि जो रेड बीटल की जो पॉपुलेशन थी बाय चांस जो वो है बुश जो थी हमारी उसमें इन्फेक्शन हो गया, डिजीज हो गई, जिसकी वजह से कि बुश का जो अमाउंट है वो कम हो गया और स्टारवेशन की वजह से बीटल की जो पॉपुलेशन है वो मॉल न्यूट्रिशन हो गई और उसका जो वेट है वो कम हो गया। अगली जनरेशन में भी हमने यही देखा कि बुश पे अभी तक इन्फेक्शन चल रहा है, तो जो फर्दर जनरेशन है वो भी कैसी हुई, मॉल न्यूट्रिशन हुई। उसके बाद फिर जब बुश फिर से ठीक हो गई है तो बाद में जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, वो नॉर्मल आ गई फिर से। तो इन तीनों से हमने क्या देखा, इन तीनों पे हमें क्या पता चल रहा था दैट जो पॉपुलेशन है, मतलब उस पॉपुलेशन में क्या हो रहा था, पहले वाले में जेनेटिक जो है वो कैरी तो हो रहा था जीन्स में, हेरिडिटी तो हो रही थी, लेकिन क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर ने सिलेक्ट किया था ग्रीन कलर जो बुश में नहीं दिख रहा था और वो सर्वाइव कर रहा था, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हुई। सेकंड वाला जो था दैट वाज एन एक्सीडेंशियल सर्वाइवल कि एलिफेंट फुट ने जो है सिर्फ रेड वाली पॉपुलेशन पे रखा, जिसकी वजह से ब्लू वालों के अमाउंट ज्यादा रह गया और उनकी पॉपुलेशन फ्लोरिश कर गई। और जो तीसरे वाला केस था उसमें क्या देखा था हमने कि जो कैरेक्टर था, जो कम वेट वाला जो कैरेक्टर था, कि जब उनका बॉडी वेट कम हो गया है तो वो जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं गया, जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल हुई फिर से वो पॉपुलेशन पहले जैसी हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इवोल्यूशन जो है वो चेंज है जेनेटिक में, जीन्स में चेंज होता है इवोल्यूशन, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी किया जाता है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करने से पहले, अपने सीधा टॉपिक की तरफ जाने से पहले, जो कि है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उससे पहले एक पेज आगे चलते हैं एनसीईआरटी में। और हमारे पास एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कुछ येलो ब्लॉक्स, डू यू नो। तो जो ये डू यू नो वाले ब्लॉक्स होते हैं ये भी हमें इग्नोर नहीं करने होते, दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर सिलेबस। तो ये नहीं होता है कि ठीक है येलो वाले बॉक्स हैं ये तो अलग से देवा, इनको छोड़ देते हैं, ये कोई पढ़ने जरूरी थोड़ी ना है, वो पढ़ने बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए पहला वाला जो येलो बॉक्स है उसमें दिया हुआ है डार्विन के बारे में। सो डार्विन के बारे में दिया क्या है, बॉक्स में लिखा हुआ है कि जो डार्विन है एट द एज ऑफ 22 ईयर्स उसने जो है नेचर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया और वो एक नेचुरलिस्टिक था। और उसने क्या किया है, साउथ अमेरिका के जो आइलैंड है जिसका नाम हम कहते हैं गैलापागोस आइलैंड, आपकी एनसीईआरटी में रिटर्न नहीं है बट दैट इज गैलापागोस आइलैंड। आगे जब 11th-12th में पढ़ने लगते हैं ना तो वहां पे आता है इसका नाम, दैट इज गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड पे उसने चीजें ऑब्जर्व करी हैं, अर्थवॉर्म्स ऑब्जर्व किए हैं और फिंचेस को ऑब्जर्व किया, जिन बर्ड्स को आज हम डार्विन फिंचेस के नाम से जानते हैं। तो उसने जो चीजें ऑब्जर्व की उसने ये तो देखा कि एक जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंज, कि उनके इन्वायरमेंट में जैसा चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वो जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। लेकिन जैसे मेंडल ने हमें बताया था कि जेनेटिक जो वेरिएशंस हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या था, डार्विन और मेंडल बात नहीं करते थे, एक दूसरे के बारे में जानते नहीं थे। जानते होते तो डार्विन को मेंडल बताता कि ये तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से हो रहा है और जेनेटिक जो चेंज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। लेकिन बात नहीं करते थे तो क्या था, डार्विन ने अपने लॉ तो दे दिया, डार्विन ने दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या है कि नेचर में जो सबसे अच्छे से एडजस्ट कर जाएगा, जो सबसे तगड़ा होगा, जो सबसे ज्यादा अच्छे से इन्वायरमेंट को झेल जाएगा,
वो जिएगा, जो नहीं झेल पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, नेचर उसे निकाल देगी, भाई तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो एंड गेट आउट। तो उसमें क्या होगा, अब फिटेस्ट में ये नहीं है कि पावरफुल नहीं, जो अपने आप को अडेप्ट कर जाएगा, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ढाल जाएगा, वो क्या है, वो सरवाइव करेगा। और जो नहीं चेंज कर पाएगा अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, नेचर उसे डिस्कार्ड कर देगी। तो ये था डार्विन का नेचर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और मेंडल का हम पढ़ चुके हैं, मेंडल ने क्या दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। डार्विन का ये था और मेंडल का था ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये दो चीज़ों के ऊपर ही हमारा जो चैप्टर है ये पूरा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये बेस्ड है। पहला, नेचर उसको सेलेक्ट करेगी जो जीने लायक होगा। दूसरा, वो चेंजेस सेलेक्टेड होंगे जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, ताकि आगे वाले इन्वायरमेंट में वो जो जनरेशन है वो सरवाइव कर सके। ये होता है हमारा पूरा बेस होता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। और ये हमें किसने दिया था, एक हमें मेंडल ने दिया, दूसरा हमें डार्विन ने दिया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है दैट इज एक सेकंड ब्लॉक, दूसरे वाला पीले रंग का ब्लॉक है एनसीईआरटी में, वो बताता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि धरती पे जो है जिंदगी बनी कैसे। ठीक है, इसके लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं स्टार्टिंग से, कि बहुत सारी जो बुक्स है ना उनमें गिवन है कि पहले के लोग क्या मानते थे कि अर्थ जो है वो कैसे आई है। तो जो सबसे मेरी फेवरेट स्टोरी है वो ये है फादर सुरेश वाली स्टोरी, कि कोई फादर सुरेश थे, उन्होंने बोला कि भाई जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ पे जो लाइफ है वो टोटल कितने दिन में बनी है, 7 दिन में बनी है। कि भाई टोटल 7 दिन में भगवान ने हमारी धरती को बनाया है। पहले दिन उसने क्या किया, धरती बना दी। दूसरे दिन उसने पानी बना दिया। तीसरे दिन बादल बना दिए, आसमान बना दिए। चौथे दिन उसने क्या किया, फिशेस को बना दिया। पांचवें दिन बर्ड्स एनिमल्स बना दिए। और 7वें दिन लास्ट में बनाए हैं उसने एडम एंड ईव, पहला जो मेल और फीमेल जो थे एडम एंड ईव, और उनसे हमारी आगे सारे ह्यूमन पॉपुलेशन बनती चली गई। ये तो होते हैं हमारे माइथोलॉजिकल बिलीव्स। जैसे हिंदू माइथोलॉजी की हम बात करें तो क्या कहते हैं, मनु और श्रद्धा, कि मनु और श्रद्धा जो है वो पहले इंसान थे और उनसे फिर सारे जो है ह्यूमन बींग्स बनते चले गए। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, साइंस इन चीजों को नहीं मानता। साइंस डजंट बिलीव ऑन माइथोलॉजी। साइंस को चाहिए अपने प्रूफ, कि जिस चीज का प्रूफ है वही हम मानेंगे, बाकी नहीं। तो इसी उसमें क्या किया है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेल्डेन, HALDANE, हेल्डेन। हेल्डेन ने अपनी लैब में किए एक्सपेरिमेंट्स, और उसने क्या किया है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से इनऑर्गेनिक केमिकल्स लिए, इनऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड्स लिए हैं उसने, और उसने इनको लैब में अपने कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स में, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बना दिया। तो इसी बेस पे हेल्डेन ने क्या कहा कि जब हमारी अर्थ बननी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ है कि इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, लेकिन जब बाद में उनमें फर्दर रिएक्शंस हुए और वो कंबाइन होकर उन्होंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना दिए, जिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से आज धरती पे लाइफ प्रेजेंट है। दिस वाज हेल्डेन एक्सपेरिमेंट। अब हेल्डेन के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर हुए एक स्टूडेंट और टीचर की जोड़ी, जो स्टूडेंट है वो वहाँ PhD कर रहा था, स्टैनले यूरे एंड मिलर, नाम है यूरे एंड मिलर। यूरे एंड मिलर ने अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट किया क्या, मुझे एग्जैक्टली डायग्राम तो याद नहीं आ रहा, पर कुछ इस तरह से वो डायग्राम है। ठीक है, हम यही बना लेते हैं अभी। ठीक है, इस तरह का कुछ। तो उसने इस बोल में यहाँ पे क्या किया है, कुछ सब्सटेंसेस ले लिए हैं। उसने लिया है NH3 यानी कि है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, और लिया उसने
CH4, मीथेन, अमोनिया, मीथेन। तो ये एक सब्सटेंस और लिया था, वो मुझे अभी प्रेजेंटली याद नहीं आ रहा। तो इसने क्या किया, अमोनिया और मीथेन और एक और सब्सटेंस था H2SES, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये यहाँ पे इसने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ले ली, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे H2S। तो ये चीज़ों को इन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसको दिया, हीट किया इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद इसको हीट करने के बाद फिर क्या किया है, हीट करने के बाद इस पे लगाए गए हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। ये इलेक्ट्रिक स्पार्क है, बिजली की तरंगे। जब इसने ये इसके ऊपर बिजली की तरंगे लगाई हैं और इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके उन्होंने क्या बना दिया, इनको मिल गया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड और प्रोटीन, ये कह सकते हैं अमीनो एसिड, या फिर इनको मिल गया प्रोटीन। तो इसके बेस पे इन्होंने क्या कहा कि जब ये छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स जो थे वो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट थे, और इनको ज्वाइन करके ही इनकी बाद में जब एक्सट्रीम कंडीशंस थी हमारी इन्वायरमेंट पे, तो उनसे जुड़ के बनी है हमारे जो बेसिक फॉर्म, जो है हमारे बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जिससे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, वो है प्रोटीन। तो वो इन चीज़ों से प्रोटीन बन गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने वाटर नहीं लिया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था पहले के इन्वायरमेंट में। पहले के इन्वायरमेंट में फ्री ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट, जो हम सांस ले पा रहे हैं। तो सारा का सारा इन्वायरमेंट कैसा था, एनएरोबिक। बाद में जब फ्री ऑक्सीजन हुआ है तो क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, धरती पे बड़े बड़े गड्ढे थे, जैसे आज चांद पे हमें वो गड्ढे यहाँ से भी दिख जाते हैं, मून क्रेस्ट कहते हैं जिनको। इसी तरह धरती पे भी बड़े सारे बड़े बड़े गड्ढे थे जब बारिश हुई हजारों सालों तक, जब तक कि अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आ गया, कि ऑक्सीजन फ्री होते ही वाटर के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया, वाटर बना लिया। जैसे ही वाटर धरती पे गिरा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होते ही फिर से बारिश हुई है, इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत हजारों सालों तक जो है अर्थ पे बारिश होती रही। और जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल आ गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद जो बड़े बड़े गड्ढे थे वो पानी से भर गए, जो आज क्या हैं, ओशियंस हैं। और जो थोड़े ऊंचे एरिया थे, जो माउंटेन्स हैं, वो एज इट इज रॉक की फॉर्म में रह गए। जो थोड़े कम थे वो लैंड बन गई। तो इस तरह से अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो बना। फिर वाटर में क्या हुआ है, उसके बाद फिर जो ये सिंपल और जो हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, उन्होंने ज्वाइन करके क्या बना दिया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से, सिंपल वाली चीज़ों से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स और ये सब चीज़ें बनती चली गई, और लास्ट में क्या है, लिविंग थिंग्स बनती चली गई। तो इस तरह से हुआ था कि अर्थ पे लाइफ एक्चुअली आई किस तरह से है। सो दिस वॉज गिवन इन द NCERT येलो बॉक्सेस। चलिए अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सो हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि भाई जो कैरेक्टर्स एक्वायर कर लिए गए हैं उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कि जो कैरेक्टर्स एक इंडिविजुअल ने अपने जीते जी डेवलप कर लिए हैं, उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। पहले वाला एक्सपेरिमेंट हमने बीटल वाले में देख लिया था, वो हम यहाँ एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। बीटल वाला जस्ट 2 मिनट लगने वाले हैं। तो वो क्या था, छोटा सा ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी घास नहीं बनाऊंगी क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी बहुत सारा बनाकर पढ़ लिया है। ये मैं तीनों यहाँ एक साथ बना रही हूँ। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड के लिए, and this is for third. और ये हमारी स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन की इनिशियल स्टेज हमारी क्या थी, तो ये है हमारी इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में हमारे पास क्या था, दैट वी हैड 12 रेड बीटल्स, 12 रेड बीटल थे हमारे पास, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हमारे पास क्या थे, 12 रेड बीटल थे। तो 12 रेड बीटल जब इस स्टेज पे रह रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक ग्रीन बीटल आ गया था 6, तो एक हमारे पास ये ग्रीन बीटल आया था। और फिर बाद में क्या हुआ था कि जो ग्रीन बीटल है उसने भी रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था और पॉपुलेशन जो है हमारे पास ग्रीन बीटल की इंक्रीज होने लग गई। और क्रो ने जब इन पे खा रहा था तो क्या हुआ था, रेड बीटल का अमाउंट कम होता जा रहा था और ग्रीन वाला उसको दिखा ही नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ग्रीन बीटल है उसका अमाउंट बढ़ गया, 3 4 5 6। तो ये क्या हुआ इस तरह से, एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये ग्रीन कलर का इवोल्यूशन है, ग्रीन कलर का जो इवोल्यूशन हुआ है ये क्या हुआ है, जीन्स में चेंज आया था। ये यहाँ पे ये ग्रीन, यही ग्रीन आगे इनहेरिट हुआ और ये इनहेरिट होता हुआ क्या हुआ, पूरी एक नई पॉपुलेशन बना दी। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो कि हमें डार्विन ने बताया है, बाद में डार्विन फिंचेस में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा जो केस हमने देखा था, दूसरे केस में हमने क्या देखा था, सेम वही रेड बीटल का केस था कि रेड बीटल हैं और उनमें क्या हुआ, बाय चांस जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से एक जो हमारे पास आया वो ब्लू कलर का बीटल आ गया। यहाँ भी उससे गलती से पर्पल बन गया, चलो कोई नहीं, ब्लू बना देती हूँ। तो ये आ गया हमारे पास ब्लू कलर का बीटल। अब क्या हुआ है, ब्लू कलर का बीटल भी अपनी पॉपुलेशन में डिवाइड कर रहा है, रेड भी दिख रहा है क्रो को, ब्लू भी दिख रहा है, वो दोनों को खा रहा है। तो दोनों के पास क्या है, इक्वल चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इक्वल चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है तो क्या होगा, दोनों फ्लोरिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ हादसा हुआ जिसमें क्या हुआ, एलिफेंट फुट रखा गया। तो ये इसने इसकी पॉपुलेशन पे क्या किया है, एलिफेंट फुट रखा गया यहाँ पे। और पॉपुलेशन किसकी ज्यादा फ्लोरिश कर गई, हमारे पास पॉपुलेशन फिर बच गई जो ज्यादा, जिसके पास चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन थे वो ब्लू वाले के। तो पॉपुलेशन जो है वो ब्लू वाले की फ्लोरिश कर गई। और यहाँ पे जो इवोल्यूशन था ये किस वजह से हुआ है, किस केस पे हुआ है, एक्सीडेंशियल सर्वाइवल देखा था हमने यहाँ पे, एक्सीडेंशियल सर्वाइवल था। और लास्ट केस हमने क्या देखा था, सेम की पॉपुलेशन है 12 की है और बाद में फिर क्या हुआ, बुश को हो गई बीमारी और बेचारे हो गए मॉल न्यूट्रिशन, साइज हो गया छोटा। अगली बार अगली पॉपुलेशन भी इसी तरह से जा रही है, साइज बिल्कुल छोटा, फिर बुश हो जाती है ठीक। तो बुश के ठीक होते ही क्या हुआ, यहाँ पे ये बुश ठीक हुई फिर से और पॉपुलेशन जो है इनकी फिर से फ्लोरिश कर गई। तो ये कंडीशन था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं हुआ। यहाँ पे हमें क्या लग रहा था, जो ये वाला केस था कि यहाँ वाला जो केस है इनहेरिट, आपको लग रहा होगा कि ये जो मॉल न्यूट्रिशन है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला गया, लेकिन यहाँ से ये यहाँ तो नहीं आया। मतलब इन्हें जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे वो इनहेरिट नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर्स डीएनए में जो चीजें चेंज हो जाएंगी वो तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाएंगी, लेकिन जो बाकी बॉडी जो चेंजेस हैं वो इनहेरिट नहीं होते। और डीएनए में भी कौन सी सेल्स में होना चाहिए, देखिए गैमीट सेल्स, गैमेटिक सेल्स की अगर हम कह रहे हैं तो कौन सी सेल्स में होनी चाहिए, 6 सेल्स, या फिर हम उसको क्या कह रहे हैं, जो गैमेटिक सेल्स है हमारे गैमीट्स हैं, जो गैमीट्स बन रहे हैं उनमें चेंज होना चाहिए, तभी जाके ये जो कैरेक्टर्स एक्वायर किए गए हैं वो इनहेरिट होंगे। जैसे पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि ये चेंजेस जब उसके गैमीट्स में चेंज हुए हैं तभी ग्रीन कलर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया है। उसी तरह से ब्लू जो थे वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी होते चले गए क्योंकि वो जीन्स में हो रहे थे। यहाँ पे क्या था, बॉडी साइज चेंज हुआ था लेकिन जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जब कंडीशंस नॉर्मल आई वो वापस पहले जैसे हो गए। अगर जीन्स में वो चेंज आया होता तब इस तरह से वो पॉपुलेशन वापस पहले जैसी नहीं हो पाती। सो इनहेरिटेंस किन की होगी, उन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होगी जो कि
सेक्स सेल्स में होंगे या गेमेटिक सेल्स में होंगे। उसी तरह से एक बॉडी बिल्डर का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि जरूरी नहीं है कि जो बॉडी बिल्डर है वो जिंदगी भर मेहनत कर रहा है और उसके बच्चे भी अच्छे डोले शोले वाले होंगे, नो। उसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, और वो एक्सपेरिमेंट किया गया था माइस पे। अब माइस पे क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक माइस लिया, लाइक वी नाम का लड़की थी, एमए में वो पढ़ती थी, 0 नंबर लाती थी। एक दिन उसे हुआ बुखार, 4 डॉक्टर आए, डॉक्टर ने लगाई सुई, ये बन गई चूही। अब इस चूही से क्या हुआ है, उन्होंने क्या किया, चूही पे एक्सपेरिमेंट किया, भाई इसकी क्या की है, इन्होंने उसकी पूंछ जो है वो काट दी, चलो पूंछ काट दी, और मीटिंग कराई गई, चलो मेल और एक लड़का और बना देते हैं, ठीक है, एक लड़का चूहा और बना देते हैं, ब्लू से नाइफ बना रहे हैं, रेड से बना देते हैं, ठीक है भाई। ये मेल है और इसकी भी पूंछ काट दी। अब इनके जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स आए वो किस तरह से आए, क्या उनकी पूंछ होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली उनकी जो है टेल आई, तो ये जनरेशन आ गई, नेक्स्ट जनरेशन, ये 2 बच्चे आ गए, चलो इन्हीं को मीट करा देंगे दोबारा, ठीक है, ये 2 बच्चे आ गए। अब इनके जो बच्चे आए हैं, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं सेम मीटिंग के टाइम पे, तो अब क्या हो गया, इनकी पूंछ आई हुई थी, फिर से इनकी टेल जो है वो काट दी गई, तो फिर से एक बार फिर अगली जनरेशन में भी टेल काट दी। तो हर जनरेशन में जब टेल काटी जा रही है, अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए, अगली जनरेशन में पूंछ नहीं आनी चाहिए, यही होगा। तो ठीक है, अगली जनरेशन जब आई तो उसमें क्या हुआ, पिंक कलर का चूहा बना लेते हैं इस बार। अगली जनरेशन जब आ रही है ये वाली, तो अकॉर्डिंग टू द रूल उसके जो है ये पूंछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगली जनरेशन में क्या आ रहा है, इसकी टेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो तब तक इनहेरिट नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस दे आर द चेंजेस इन गेमेटिक सेल्स और सेक्स सेल्स, कि सेक्स सेल्स के भी जीन्स में होने चाहिए, डीएनए में चेंज होना चाहिए, तब जाके वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। सोमेटिक सेल्स में जो हो रहा है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस, तो वो क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि सोमेटिक चेंजेस इन changes in somatic cells डीएनए की, डीएनए में चेंज हुआ है सोमेटिक सेल्स के का, इज नॉट इनहेरिटेबल। इन नॉट इनहेरिटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स नॉट ट्रांसफर्ड from one generation to another, from one generation to another। और हमने क्या सीखा है इसी से, इसी पॉइंट से हमने एक और चीज जो सीखी है, वो क्या सीखी है, चेंजेस इन द डीएनए ऑफ गेमेटिक सेल्स, गेमेटिक या फिर गेमेटिक को और हम क्या कहेंगे, सेक्स, गेमेटिक या फिर सेक्स सेल्स आर हेरिटेबल, मतलब कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे। सो द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स विच कॉजेज चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेक्स सेल्स आर हेरिटेबल। तो वही चीज यहां लिख देती हूं। सो एक्वायर्ड चेंजेस
in the DNA of gametic cells are heritable. Are heritable. So this was all about इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि वो चेंजेस ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे जो कि डीएनए में होंगे, और वो भी गेमेटिक सेल्स में। बाकी सोमेटिक सेल्स में जो चेंज होते रहे उससे इन्वायरमेंट में सर्वाइवल में तो हेल्प मिल जाएगी, बट वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएंगे, तो वो उसकी पॉपुलेशन को सर्वाइवल में हेल्प नहीं कर रहा, दो वो उस ऑर्गेनिज्म को उस टाइम पे सर्वाइवल में हेल्प कर देगा, लेकिन उसकी अगली जनरेशन को वो हेल्प नहीं करेगा जब तक कि वो चेंज डीएनए में नहीं होंगे, वो भी किसके, सेक्स सेल्स के या गेमेटिक सेल्स के। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है स्पेसिएशन, और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।